प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श कुमार आप लोगों के बीच फिर से मुखातिब हुआ हूँ ज्योग्राफी संसाधन और उसका विकास क्लास 10 पार्ट 3 को लेकर के। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। पहले इसको जान लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। भूमि संसाधन और उसके वितरण को पढ़ेंगे, भूमि संसाधन के उपयोग के प्रारूप को समझेंगे, भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसको समझेंगे, भूमि का निम्नीकरण क्या है उसके कारण को समझेंगे, उसके निदान को समझेंगे, साथ ही भूमि संरक्षण को समझेंगे कि उसको कैसे बचा के रखा जाए, और फिर मृदा निर्माण को पढ़ेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल कोट आप लोगों के बीच शेयर करना चाहते हैं। वो मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार है कि कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, जिंदगी तो सभी गुजार लेते हैं किसी तरह, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। मेरे दोस्तों अपने जीवन को, जो भगवान ने हमको जीवन दिया है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। इसमें जो भी बहुत सारे लोग को असमय आकस्मिक यहाँ से जाना पड़ा, ठीक, तो हम लोगों के पास भी, हम लोग भी परमानेंट नहीं है, सब दिन के लिए नहीं है। हम लोग के पास जितना समय है उसको बेहतर तरीके से, जिंदगी बड़ी एज में बड़ी नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए बेहतरीन होनी चाहिए। जिंदगी छोटी हो बेशक, लेकिन जो करके जाए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इस बात को ध्यान में रख करके हम अपने आप को, यदि अपने स्टडी को बेहतरीन करेंगे तो सच मायने में हम लोग अपने माँ बाप के स्वप्नों को पूरा कर पाएंगे, अपने स्वप्नों को पूरा कर पाएंगे। और आपको भी करना है, हमको भी करना है। इसी बात के साथ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जो ज्योग्राफी का वीडियो है पार्ट तक, इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या है भूमि संसाधन एवं वितरण। अब समझेंगे, आराम से समझेंगे कि भूमि संसाधन है तो क्या बोलेंगे। यदि पूछेगा भूमि संसाधन एवं उसके वितरण पर प्रकाश डालें या टिप्पणी करें, क्लास 10 में भी आ सकता है, या जो यूपीएससी का मेंस लिखते हैं उनको निबंध में भी संसाधन से रिलेटेड आता है, या जो जहां भी निबंध का जरूरत पड़ेगा वहां भी हो जाएगा। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बेहतरीन वीडियो होगा। तो अब समझेंगे कि भूमि संसाधन क्या है और इसका वितरण क्या है। तो कहते हैं कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि भूमि का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? प्रकृति के द्वारा हुआ है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि भूमि का निर्माण हम लोग तो किए नहीं है। कौन किया है? प्रकृति, भगवान, नेचर किया। ठीक, जिसको भगवान बोलो, गॉड बोलो, नेचर बोलो, उसके द्वारा हुआ, उन्हीं के माध्यम से हुआ। ये भूमि महत्वपूर्ण क्यों? पहले ये समझेंगे कि भूमि महत्वपूर्ण क्यों। तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों बोला गया, इसको समझेंगे। तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसीलिए बोला गया क्योंकि भूमि वैसा संसाधन है जहां लोग निवास करते हैं। लोगों का आवास जो है वो कहाँ है? भूमि पर। ठीक, उसके बाद दूसरा, वो आवास ही नहीं करते हैं, यहाँ अपने जीविकोपार्जन का साधन अपनाते हैं। यहाँ फसल का उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पशुपालन का काम करते हैं। फसल को जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वो 3 प्रकार का होता है, उस चीज को समझेंगे। ये काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे हुए हैं जिससे हजारों लाखों लोग को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। ठीक, यहाँ परिवहन के साधन डेवलप हुए हैं, यहाँ परिवहन के साधन विकसित हुए हैं। यहीं से संचार साधन, यहीं से रेल मार्ग, सड़क मार्ग, यही क्या है? जलाशय का निर्माण हुआ है। यही तालाब है जहाँ मत्स्य पालन का को डेवलप किया जा सकता है। यहीं पर पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु हैं। सारे का आश्रय कहाँ है? ये पृथ्वी है। जब इतना चीज, और इसी पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं हमको? विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो जब ये पृथ्वी इतना यूजफुल है तो बताइए कि भूमि को महत्वपूर्ण क्यों नहीं माना जाएगा? यही कारण है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब क्या? इसका वितरण का मतलब बंटवारा। अब इस भूमि पर सिर्फ ये पेड़ पौधे, जीव जंतु और ये कल कारखाने, ये संचार व्यवस्था यही नहीं है। इसके अलावा यहाँ क्या है? पर्वत भी है,
पठार भी है, मैदानी क्षेत्र भी है जहां फसलों का उत्पादन होगा। तो ये जो वितरण है इस पूरे पृथ्वी को, पूरे जो भारत के यदि भूमि का बात करें तो भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, 32.8 लाख, इससे बड़ा तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, या इससे कम नहीं है। हमारा क्या है, या कम होगा भी नहीं, ज्यादा होगा भी नहीं। ज्यादा कब तक नहीं होगा या कम कब तक नहीं होगा, जब तक हमारे ऊपर कोई, हमारे क्षेत्र को कोई कब्जा कर ले। यदि कब्जा कर लेगा तो फिर तो थोड़ा एरिया घटेगा, यदि किसी के क्षेत्र को हम कब्जा कर लेंगे तो एरिया बढ़ेगा। लेकिन भारत का ऐसा पद्धति रहा है, ऐसा संस्कृति रहा है कि भारत किसी पे आज दिन तक अपना हस्तक्षेप नहीं किया, अधिकार नहीं जमाया। ठीक, भारत का क्षेत्र तो देखो पीओके कब्जा करके रखा है, चीन कब्जा करके रखा है, तो भारत दूसरे का हक नहीं छीनता है। भारत का ये संस्कृति है। तो अब क्या है कि ये जो क्षेत्र बचा हुआ है ये 3 आधार पे बांटा है। पूरे पृथ्वी को कितने आधार पे बांट दिया? 3 आधार पे। कैसे कैसे बांटा? 3 आधार पे बांटा। एक क्या बनाया, एक को बोला मैदानी क्षेत्र। अब समझ लो, यहाँ वितरण को थोड़ा सा समझ लो। वितरण के लिए एक चार्ट बना दे रहे हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, वितरण को क्या किया, एक बना लिया मैदानी क्षेत्र। ये कितना प्रतिशत है? 43%। ठीक, ये क्या है? मैदानी क्षेत्र। क्या है बाबू? मैदानी क्षेत्र। ठीक, क्या है दोस्त? मैदानी क्षेत्र। एक बनाया ये, चलिए हाँ, एक क्या है? ये 27%। बोला ये पर्वतीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र। ये पठारी क्षेत्र, सॉरी, ये क्या होगा? पठारी क्षेत्र। और बोला ये 30% होगा। ये क्या होगा? हमारा पर्वतीय क्षेत्र। क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र। इस 3 आधार पे भूमि को क्या कर दिया? बांट दिया। तो भूमि के वितरण में लिखेंगे कि भूमि को, जो पूरी भारत की 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है, इस भूमि को 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में बांटा गया। पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? मैदानी क्षेत्र, और तीसरा पठारी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र 43% हिस्सों पर, पर्वतीय क्षेत्र 30% और पठारी क्षेत्र 27% हिस्सों पर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से एक चीज और समझे कि भूमि सीमित संसाधन है। भूमि क्या है? सीमित संसाधन। क्या है हमारा? सीमित संसाधन है, प्राकृतिक है, लेकिन क्या है? सीमित। अब सीमित है, इसको एक्सपेंड ये तो होगा नहीं, हम बता ही दिए। और ये कम भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो वही कारण है कि जब तक हम दूसरे का कब्जा न करें या हमारा कोई कब्जा न करे, तब तक बढ़ेगा और घटेगा नहीं। तो अब क्या है, इसी भूमि पर जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो जो भी काम होगा इसी भूमि पर होना है। तो अब इस भूमि के इस्तेमाल को बेहतरीन तरीके से करना होगा। थोड़ा बुद्धि, मानसिक शक्ति का उपयोग करके जो हम इस भूमि का उपयोग करेंगे, फिर क्या करके इस जो महत्वपूर्ण संसाधन है भूमि, जो जिसका कोई मोल नहीं है, उतना महत्वपूर्ण संसाधन है, उसका यूटिलाइजेशन तभी अच्छा हो सकता है जब हम अपने बुद्धि का, अपने बौद्धिक क्षमता का यूज करें और उसका सही से सदुपयोग करें। तो फिर हम संसाधन, भूमि संसाधन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक आपको हम मानते हैं कि आपको भूमि संसाधन और क्लियर हो गया होगा और उसका वितरण। अब दूसरा क्या है? इसके उपयोग के प्रारूप। अब देखो, भूमि संसाधन के उपयोग को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन कौन कारक है? एक है भौतिक कारक। क्या है? भौतिक कारक। दूसरा है मानवीय कारक। एक है भौतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत क्या हो जाएगा? जलवायु हो गया, जलवायु, स्थलाकृति, उच्चावच, तापमान, बरसन, ये सब क्या है? हमारे भौतिक कारक। और मानवीय कारक, तो मानवीय कारक जनसंख्या घनत्व, सभ्यता संस्कृति, ध्यान से सुन लो। जनसंख्या घनत्व, सभ्यता संस्कृति, प्रौद्योगिक क्षमता, सभ्यता संस्कृति परंपरा, ये और हमारा प्रौद्योगिक
क्षमता। ये तीन महत्वपूर्ण कारक, प्रौद्योगिक क्षमता, जनसंख्या घनत्व और तीसरा क्या हो गया हमारा, तीसरा हो गया सभ्यता, संस्कृति और परंपरा। ये महत्वपूर्ण दो कारक हैं। इसी दो आधार पे भूमि के उपयोग, यही दो आधार जो है भूमि उपयोग को प्रभावित करता है। ये भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं। अब देखो, अब क्या है कि अब भारत में भी हर एक जगह भूमि का मतलब इक्वली सही रूप से, समान रूप से उपयोग नहीं होता है। भारत में ही आप देखोगे कि पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, वहां के भूमि का 80% भूमि का 80% भूमि का यूज होता है। और इसी भारत में जब आप अंडमान निकोबार चले जाओगे तो वहां के भूमि का मात्र 10% का यूज होता है, ओनली 10% भूमि का यूज होता है। तो और इतना ही नहीं, भारत की टोटल भूमि जितना भी है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इसमें मात्र 93% भूमि, इसके मात्र 93% भूमि के ही उपयोग के बारे में जानकारी मिला। 60% जो भूमि है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो ये इस तरह से हुआ कि भारत का जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत में 7 जो 7 सिस्टर आते हैं, उसमें से मात्र एक असम जो है, जो असम है, उसी के भूमि के उपयोग के बारे में जानकारी है भारत सरकार के पास। उसके अलावा जो भूमि है उस पे क्या होता है नहीं होता है उसका कोई डाटा सरकार के पास नहीं। पहला ये। दूसरा, अपना जो जम्मू कश्मीर है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तो यूनियन टेरिटरी हो गया। तो ये जो पार्ट है, यहाँ कुछ एक भाग पे कौन अधिकार किया है? पाक अधिकृत कश्मीर जो है पाकिस्तान वाले भैया, ठीक, पाकिस्तान वाले समझ ही रहे, ठीक, पाकिस्तान, और दूसरे इधर हरामखोर चाइना, ये दोनों अधिकार करके रखा है। 30% पाकिस्तान, 10% चीन, ठीक, ये दोनों अधिकार करके रखा। इस दोनों के जमीन का हम लोग उपयोग नहीं, इस दोनों के का डाटा नहीं आता है। जब इस दोनों का डाटा नहीं आता है तो वो तो घटेगा ही घटेगा। जब घटेगा तो वही घट के कितना प्रतिशत हो गया? 93%। अपने पास डाटा के अनुसार कितना प्रतिशत यूज होता है? 93%। यदि भारत में सही तरीके से मैदानी भाग का यूज किया जाए, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, तो 53% जो टोटल मैदानी भाग है आवास को छोड़कर के जो फसलों का उत्पादन, वो 53% तक इजीली हो सकता है यदि हम बेहतरीन तरीके से करें तो अब यहाँ तक तो आप समझ गए कि क्या है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, इसी भूमि पर वन भी है। तो जब 1952 का डाटा आया था तो उस डाटा में ये बोला गया था कि पृथ्वी जो भूमि होना चाहिए, जो हमारा क्या होना चाहिए आपको, जो हमारा भूमि होना चाहिए, इसका जो यूज, इस भूमि पर राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कहा गया कि 33% भाग पे क्या होना चाहिए, हमारा वन लगा हुआ होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक। लेकिन आज यदि वर्तमान समय में भी देखो तो मात्र 23.1 या 2% ही क्षेत्रों पर वन उपलब्ध हो पाया है, वन लग पाया है। अभी भी हम उस अपने डाटा से पीछे रहे हैं। आज देखोगे कि जो चारागाह भूमि है उसका भी कमी हो रहा है, वो भूमि कम होते चला जा रहा है। तो चारागाह भूमि को भी डेवलप करना होगा, उसको भी चारागाह के लिए, नहीं तो फिर वो हमारा भू निम्नीकरण का कारक बनेगा। यदि हम पशुओं को जहां तहां चराने के लिए छोड़ दें तो वो भूमि निम्नीकरण का कारक बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको हम उम्मीद करते हैं कि भूमि उपयोग का प्रारूप समझ में आ गया होगा। अब भूमि का उपयोग, अब देखो भूमि उपयोग का समझेंगे तो भूमि का उपयोग जो है, भूमि का उपयोग कैसे होता है, ध्यान से समझना। तो भूमि के उपयोग को जब हम लिखेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं भूमि उपयोग को, ठीक है, ठीक। एक वन के लिए जो 23% के अप्रोक्स लगभग लिख दे रहे हैं, अपना देख लीजिएगा, नहीं तो हम एक बार क्लियर कर देंगे बाद में, ठीक। एक है बंजर भूमि, हम सब बताएंगे अभी। बंजर भूमि, एक कृषि अनुपयुक्त भूमि, कृषि अनुपयुक्त भूमि या कृषि अयोग्य भूमि,
चौथा है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि दो टाइप का, ये उपयोग लिख दे रहे हैं दो, एक वर्तमान या नवीन प्रतिभूमि, नवीन प्रतिभूमि, एक है पुरानी प्रतिभूमि, प्रतिभूमि, और एक है शुद्ध बोई गई भूमि। अब इस पांचों को समझ लेंगे। बोई गई भूमि, अब एक एक करके समझते हैं। ठीक, क्या है भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है? एक 23% लगभग वन के रूप में। इसमें कुछ नहीं समझना, जो भारत सरकार का आंकड़ा है उस आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 23 से 24% के बीच में वन है। बंजर भूमि, बंजर भूमि किसे कहते हैं ये समझ लो। वैसा भूमि जिस पर 5 साल से अधिक, 5 साल से अधिक समय से, 5 साल से अधिक समय से खेती नहीं हुआ हो। वैसा भूमि जिस पर 5 साल से अधिक समय से खेती नहीं हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे? बंजर भूमि। कृषि अयोग्य भूमि, सड़क हो गया, उद्योग, सड़क, रेल, उद्योग धंधा, इंडस्ट्री जो लगेगा, ये कृषि अयोग्य, इस पे कभी खेती नहीं हो सकता है। ठीक, उसका प्रतिभूमि, एक चारागाह का भी लिखना है, चारागाह। ठीक, एक प्रतिभूमि। अब प्रतिभूमि दो तरह का, एक नवीन प्रतिभूमि, 1 साल से कम समय से, 1 साल से कम से खेती नहीं हुआ हो, और इसमें 1 साल से 5 साल के बीच खेती नहीं हुआ हो। ठीक, 1 साल से, देखो नवीन प्रतिभूमि वैसा प्रतिभूमि जिस पर 1 साल के अंतर्गत खेती नहीं किया गया हो। ठीक, एक भी बार खेती नहीं हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? नवीन प्रतिभूमि। पुरानी प्रतिभूमि वैसा प्रतिभूमि जिस पर 1 साल से अधिक और 5 साल से कम समय से खेती नहीं हुआ होगा, उसको बोलेंगे पुरानी प्रतिभूमि। एक है शुद्ध बोई गई भूमि, तो वैसा भूमि जिस पर 1 साल में कम से कम, मतलब 1 या 1 से अधिक फसलों का उत्पादन होता हो, 1 या उससे अधिक फसलों का क्या होता होगा? उत्पादन होता होगा। तो उस भूमि को क्या बोलेंगे? शुद्ध बोई गई भूमि। और लास्ट क्या है? चारागाह के लिए भूमि। तो चारागाह के लिए भारत में 60% भूमि को बोला गया था कि 60% भूमि चारागाह के लिए होना चाहिए। सर वो थोड़ा सा घट के 6 पॉइंट कुछ हो गया या 5 पॉइंट कुछ हो गया, तो चारागाह की भूमि का कमी हुआ है। कि ये 6 भूमि का क्या था? उपयोग था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भूमि उपयोग समझ में आ गया होगा। चलिए, आप इसको देख लिए होंगे। अब पढ़ते हैं, अब समझते हैं भूमि निम्नीकरण को। किसको? भूमि निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है, निम्नीकरण का अर्थ है कि कमजोर होना। क्या होना? निम्न होना, कमजोर होना। ठीक, तो भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य है कि भूमि का क्या होना? कमजोर होना, भूमि के मौलिक गुणों का ह्रास होना, या उसके मौलिक गुण में कमी आना। ठीक, वो क्या है हमारा? भूमि निम्नीकरण। इसके कारण क्या है ये आप ध्यान से देखना। एक क्या हो जाएगा? पहला कारण आप लिख लो। ठीक, अधिक सिंचाई कारण, और देख लेते हैं। दूसरा, अधिक सिंचाई के कारण। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? खनन के पश्चात खुला छोड़ना। तीसरा क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन, वन को अंधाधुंध वन की कटाई करना। चौथा क्या हो जाएगा? अति पशुचारण। पांचवा क्या हो जाएगा? रासायनिक उर्वरक का उपयोग। उर्वरक लिख लो या रासायनिक पदार्थ लिख लो, पदार्थ का उपयोग, ताकि लिक्विड भी होने लगा, पदार्थ का उपयोग, तो वो भी मृदा को इफेक्ट करता। देखो अब क्या हो गया? ये 5 कारण है किसके? भूमि के निम्नीकरण का। भूमि निम्नीकरण का पहला कारण अत्यधिक सिंचाई। ये पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र याद रखना, पंजाब हरियाणा।
पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ अत्यधिक सिंचाई हो गया। बहुत ज्यादा, जब हरित क्रांति चल रहा था 1960-70 के दशक में, वहाँ बहुत ज्यादा सिंचाई किया गया, इतना सिंचाई किया गया कि वो भूमि कमजोर हो गया। अधिक सिंचाई, खनन के पश्चात आप देखे होंगे कि बहुत जगह खनन कर दिया जाता है, झारखंड वगैरह में खनन करके जगह को छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ की मिट्टी भी वैसी ही है, झारखंड की ऐसी होगी, खुला हुआ है, नहीं रह गया फिर वो, ठीक। तो वो झारखंड की मिट्टी आप देखोगे कि वहाँ खुला हुआ, हमारे झारखंड की वहाँ की तरह होने का मतलब, कहने का मतलब था वहाँ कि वो खुला हुआ जगह को छोड़ दिया गया, वहाँ के मिट्टी को क्या कर दिया गया, खुला छोड़ दिया गया। मिट्टी की स्थिति वहाँ उतना बेहतर नहीं है। अब देखो वनोन्मूलन, वन की अंधाधुंध कटाई, बहुत ज्यादा मात्रा में वन की कटाई। अब वन की कटाई होगी तो वन का जो पेड़ पौधे के जड़ होते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, पकड़े होते हैं। अब जब वन रहेगा ही नहीं तो फिर हवा आएगा, उसको मिट्टी को उड़ा देगा, बारिश होगा, मिट्टी को हटा देगा। तो विभिन्न कारणों के कारण, विभिन्न कारक के माध्यम से मृदा का अपर्दन हो जाएगा, मृदा अपर्दित हो जाएगा। मृदा अपर्दित होगा तो मृदा क्या होगी, यदि ऊपर वाला परत हटते रहा तो ह्यूमस गायब होते रहेगा, नमी गायब हो जाएगा, फिर फसल का उत्पादन सही नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, वनोन्मूलन। अति पशुचारण, पशु जो होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके पैर के जो पैर होते हैं ना, उसके जो पैर के चाप कहा दो, वो जो होते हैं ना, वो कठोर होते हैं, ठीक। जब वो पड़ते हैं तो मिट्टी को हटाते चले जाते हैं, ठीक। तो यदि आप जो फसल जहाँ उत्पादन करते हैं उस क्षेत्र में यदि हम तो अधिक मात्रा में पशुओं को चराएंगे तो क्या होगी, उसकी उर्वरता थोड़ी थोड़ी समाप्त होती चली जाएगी, मिट्टी के ऊपर परत कटता चला जाएगा और वो फिर बह के हवा के द्वारा अपर्दित हो जाएगा, फिर दूसरी जगह चला जाएगा, उससे भी मिट्टी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये अति पशुचारण हो गया। रासायनिक उर्वरक ये बहुत इफेक्टिव है, ये मिट्टी की को बहुत प्रभावित किया है। ये रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशक होते हैं, इस सब का उपयोग करने से, जो रासायनिक उर्वरक का मेनली क्या होता है कि ये मिट्टी की एनर्जी को एक बार में ही अवशोषित कर देता है। जितना एनर्जी होता है दे दिए, एक बार में तो दिए, फसलों का उत्पादन भी बहुत हो गया, लेकिन मिट्टी क्या हो गया, कमजोर। क्यों, सारी एनर्जी को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब करके पौधों को दे दिया। एक बार तो फसल का उत्पादन बेहतरीन हो गया, लेकिन उसके बाद फसल का उत्पादन धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, नीचे जाने लगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा उर्वरक का उपयोग, ठीक। अब निदान क्या है, निदान ये है कि सिंचाई उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए, खनन के पश्चात छोड़ना नहीं, खनन के पश्चात उसको ढक देना है, वन उन्मूलन नहीं, वृक्षारोपण करना है। क्या करना है, वृक्षारोपण। चलो लिख देते हैं। निदान, निदान में क्या होगा, निदान, ठीक। निदान उपयुक्त सिंचाई करना, जितना जरूरी है उतना ही सिंचाई करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आप लिख लो, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करके मृदा को बचाया जा सकता है। उसके बाद पशुचारण को कम करके, पशुचारण या पशु के लिए पशुचर भूमि, चारागाह भूमि या चारागाह भूमि या गोचर भूमि फिक्स, गोचर भूमि निर्धारित कर देंगे। अब पशुओं को वहीं से चराया जाएगा। उसके बाद खनन के बाद ढक देना, उस गड्ढे को क्या करना, ढक देना, ठीक। और लास्ट में, ठीक, उर्वरक का कम उपयोग, उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग, जैविक खाद का उपयोग। अब ये जैविक खाद क्या होता है, जो जीव जंतु के द्वारा, जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी इस टाइप के जो जानवर हैं, वो जो चारा खाते हैं, चारा जो बच जाता है वो मल त्याग करते हैं गोबर के रूप में, वो हो गया। ये सब को एक जगह संकलित कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं एक बड़े से गड्ढे में, उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं और उसपे जो केचुआ होता है उसको दे देते हैं, जिसको
पर्यावरण का मित्र या किसान का मित्र बोला जाता है, उसको देते हैं, वो एकदम बेहतरीन तरीके से जैविक खाद बना देता है। ये यदि हम उपयोग करें तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा मृदा का निम्नीकरण नहीं, मृदा हमारी स्वस्थ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। अब भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण से तात्पर्य है भूमि का जो मौलिक गुण है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है, उसको बचा के रखना ही भूमि संरक्षण। तो भूमि संरक्षण से तात्पर्य है कि भूमि के मौलिक गुणों को क्या करना, बचा के रखना उसको, जिससे कि हमारी मिट्टी मजबूत रहे, और मिट्टी मजबूत रहेगा तो फसलों का उत्पादन बेहतर होगा, ठीक, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप बेहतरीन तरीके से होंगे, ठीक। तो ये मृदा संरक्षण हो गया। मृदा संरक्षण के भी उपाय में आप इस सबको लिख सकते हो कि ये सब करके हम मृदा के मौलिक गुण को बचा सकते हैं, ठीक। तो मृदा संरक्षण में भी आप ये जो 5 कारण है ये आप लिख सकते हो। मृदा, अब देखो जो भूमि संरक्षण में, अब है मृदा निर्माण। मृदा क्या है, अब ध्यान से समझना। मृदा निर्माण का मतलब फिर से बनना, किसका मतलब, मृदा निर्माण का मतलब बनना, और किसका, मिट्टी का। मिट्टी कैसे बनता है ध्यान से याद रखना, ध्यान से समझना कि मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल का मतलब कठिन प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता होता है, इसमें 3 कारक महत्वपूर्ण है, भौतिक कारक, जैविक कारक, रासायनिक कारक। भौतिक, जैविक और रासायनिक, ये हम मिटा देते हैं। भौतिक, जैविक और रासायनिक। भौतिक कारक 3 कारक, भौतिक, दूसरा है जैविक, और तीसरा है रासायनिक। रासायनिक कारक, ये 3 कारक है, भौतिक कारक, जैविक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तापमान हो गया, तापमान, दाब, उसके बाद जलवायु, अस्त्राकृति, ठीक है, जनक सेल, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, जनक सेल, तापमान, दबाव, उसके बाद आपको अस्त्राकृति, वहां का जो है उच्चावच, ये 4-5 क्या, जलवायु, बरसन, 4-5, ये 4-5 कारण किसके हैं, भौतिक कारक। क्या क्या बोल दिए, तापमान, दबाव, जनक सेल, सबसे पहले जनक सेल, तापमान, दबाव, उच्चावच, अस्त्राकृति, उसके बाद जो है वहां की जलवायु, ठीक। उसके बाद जैविक कारक में मनुष्य का क्रियाकलाप, पशुपालन, सिंचाई, पशुपालन हो गया, या मनुष्य का और जो अनेक गतिविधियां वो भी प्रभावित करता है मिट्टी निर्माण को। और लास्ट रासायनिक कारक, जब ये दोनों काम हो जाता है तो फिर मिट्टी का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, ह्यूमस जो बनता है, वो विभिन्न प्रकार का जो सड़ा गला पदार्थ होता है, जो जैविक तत्व होते हैं, वो जब सड़ते गलते हैं, उसके मिलने से किसका निर्माण होता है, इस ह्यूमस का निर्माण होता है, इस ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक कारक के अंतर्गत हो जाएंगे। तो जब ये विभिन्न चरणों के माध्यम से, पहले भौतिक कारक, तो पहले क्या होगा कि वो जो जनक सेल है वो अत्यधिक ताप होगा, दबाव पड़ेगा, फैलेगा, ठीक, पहले ताप होगा तो फैलेगा, फिर दबाव पड़ेगा तो थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फिर ठंड का समय आएगा तो वो आ जाएगा, सट जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा, दबाव पड़ते रहेगा, तो बीच से वो उसमें क्या हो जाएगा, दरारें आ जाएगी। इतना बड़ा चट्टान था वो अब ऐसे हो गया, ऐसे फिर होगा, होते 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 ये जो इतना बड़ा चट्टान है वो धीरे धीरे छोटा पार्ट में टूट जाएगा। तो मिट्टी के 4 संस्तर है। कितने संस्तर हैं, 4। सबसे नीचे जनक से, अब इस पे भौतिक वो ताप, दाब, जलवायु ये सब इफेक्ट किया, अब ये धीरे धीरे टूट के इतना बड़ा हो गया, ये दूसरा संस्तर हो गया, ये ठीक, दूसरा संस्तर। अब इस पे थोड़ा बहुत मनुष्य का प्रभाव पड़ा, अभी भी ताप दाब का प्रभाव पड़ा, थोड़ा बहुत मनुष्य का प्रभाव पड़ा, फिर ये अब छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, और ये गाद के रूप में, बालू के रूप में, रिक्तिका के रूप में ये फॉर्म्ड हो गया। ये तीसरा लेयर हो गया। और जब ये तीसरा लेयर बन गया तो फिर लास्ट में क्या होता है कि वो जल, उसके बाद विभिन्न प्रकार का जो हमारा क्या है कि जैविक जो पशु का मल हो गया, चारा हो गया, पत्ते हो गए, ये सब आकर के सड़ते हैं, गलते हैं जब इसके ऊपर, ठीक है, तो फिर एक लेयर बनाता है,
कुछ 1 सेंटीमीटर का एक परत बनाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ह्यूमस। ठीक, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये क्या है, ह्यूमस। और ये सबसे ये जनक सेल। थोड़ा इसका फिगर एक बार आप अपने बुक में देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ह्यूमस ही हमारे मिट्टी की उर्वरता को डिफाइन करता है, और हमारा जो फसल का उत्पादन है वो कैसा होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, ह्यूमस पर ही डिपेंड करता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन बहुत बेहतरीन लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। ठीक है, आप लोगों ने विगत 3 दिनों में हमारे चैनल को बहुत बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब किया, इसलिए हृदय की गहराई से आप सबों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखिए, लगातार देखिए। कोई भी डाउट हो हमसे जरूर पूछिए, ठीक है। हम आपके लिए और बेहतरीन प्रयास करेंगे। मैथ के साथ साथ ज्योग्राफी, और धीरे धीरे हम SST के हिस्ट्री को भी स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीनों पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। और एक हमारे फ्रेंड है, उनसे बात चल रही, उनको इंग्लिश CBSE बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, दोनों का इंग्लिश कराएंगे। तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए हद तक प्रयास करेंगे कि आपका बेहतरीन रिजल्ट हो, भयानक रिजल्ट हो। हम उम्मीद करते हैं, हमारे साथ 50-60 बच्चे जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और हम उनको प्रतिदिन होमवर्क देते हैं। ये वीडियो के माध्यम से ये भी क्लास ले रहे हैं। तो आप यदि जुड़ना चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। एक